नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आज 24 दिसंबर 2025 दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर था और आज इस वीडियो में आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चंस देखेंगे। अब भाई जितने साथी लोग पेपर देकर आए हैं आप लोग मिला लीजिए, और जिनका पेपर बाकी है साथियों आप लोगों के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, आपको कंप्लीट देखना ही है, क्योंकि आपको ये आइडिया लगाना है कि कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपको क्या पढ़ के जाना है। और साथियों आज ही से मैं आपके लिए जो है ना, देखो रेलवे से फुर्सत ही नहीं है, ग्रुप डी वाले बच्चे फिर परेशान है कि सर क्यों छोड़ रहे हैं बीच में। तो आज से मैं आपके लिए भी जो है ना देखो एक्सपेक्टेड क्लासेस लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, आज से मैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए ही बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्लासेस लेकर आ रहा हूँ, जिसमें स्टैटिक जी के, करंट अफेयर्स के मिक्स क्वेश्चंस रहेंगे। उन वीडियोस को आप जरूर देखना, लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिए कि आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है। डेट और शिफ्ट आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए साथियों देखते हैं क्वेश्चन। जैसे कि फर्स्ट शिफ्ट में एक क्वेश्चन था, सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। सत्रिया जो है ना, ये भारत के किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, क्वेश्चन ये था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका असम हो जाता। आपको पता है कि भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य है, 8 में से एक आपका साथियों सत्रिया है, जो कि असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका असम हो जाता। ठीक है, आगे देखिएगा। एक क्वेश्चन था, पाल वंश के संस्थापक कौन थे। पाल वंश का संस्थापक आपसे पूछा था, इसका करेक्ट आंसर आपका गोपाल हो जाता। सिंपल सा क्वेश्चन था, गोपाल आपको आंसर करना था। इसके बारे में आपको बता दें, देखिए स्थापना की अगर बात करें तो गोपाल को क्षेत्रीय सरदारों यानी सामंती सरदारों द्वारा शासक चुना गया था और उन्हें इस वंश की स्थापना की थी। उन्होंने इस वंश की, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि पाल वंश के जो संस्थापक थे गोपाल, उनको किसने चुना था। तो याद रखना, सामंती सरदारों ने इनको शासक बनाया था। ठीक है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है पेपर में, आपको याद रखना है। योगदान की बात करें साथियों, तो गोपाल की योगदान जो है, उन्होंने ओदंतपुरा बिहार यानी नालंदा के पास की स्थापना की और पाल वंश बौद्ध धर्म का प्रमुख संरक्षक भी था। ये याद रखना, ये आपसे पूछे जाएंगे आने वाले शिफ्टों में। देखिए एक क्वेश्चन था, राष्ट्रपति पर महाभियोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है। साथियों देखिए, राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने का केवल एक ही प्रावधान है, और वो है उन पर महाभियोग पारित करके। चाहे वो राज्यसभा में पारित हो या लोकसभा के द्वारा पारित हो, इनको पद से हटाने का केवल एक ही विधि है, वो है महाभियोग। और इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 61 में किया गया है, ये आपको याद रखना है। साथियों ये सारा सब कुछ मैंने 2.0 में कराया है, स्मार्ट स्टडी 2.0। ठीक है, वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस मैं आपको करवा रहा हूँ पिछले कई दिनों से। आप लोग जाकर जरूर देख लीजिएगा, आपके इस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सारा सब कुछ मैंने बताया है यार। आर्टिकल टॉप 75 आर्टिकल्स का क्लास कराया है, जाकर देख लो। कल स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स करा दिए हैं, फिर टॉप 100 करंट अफेयर्स करा दिए हैं, नियुक्तियां करा दिया है, इंडेक्स करा दिया है, जो कि पूछ रहा है पेपर में। देखो क्वेश्चन एक था, LIC के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। देखो आ रहा है कि नहीं टॉपिक से, नई नियुक्तियां वाला जाकर देख लेना। LIC के अध्यक्ष कौन है भाई, LIC के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका सिद्धार्थ मोहंती हो जाता साथियों। LIC यानी भारतीय जीवन बीमा निगम के वर्तमान में जो अध्यक्ष है वह साथियों श्री सिद्धार्थ मोहंती जी। तो आई होप सभी ने बिल्कुल करेक्ट किया होगा, इस क्वेश्चन का आंसर आपका सिद्धार्थ मोहंती हो जाता। और याद रखना, आने वाले शिफ्टों में अगर LIC का आपको CEO और MD पूछे, यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक आपसे पूछ ले, तो वह है श्री R दुराईस्वामी जी। R दुराईस्वामी जो है ना, ये वर्तमान में साथियों LIC के MD और CEO हैं। ये आपको याद रखना है, आने वाले शिफ्टों में पूछे जाएंगे। देखिए आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और जो मैंने आपको पूछा कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है। आपके लिए एक्सपेक्टेड क्लासेस सब आएंगी, और डेली रात में आपको तीनों शिफ्ट के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे एक ही वीडियो में, ऑल शिफ्ट के। ध्यान से देखिएगा, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है। क्वेश्चन ये था कि वैश्विक शांति सूचकांक यानी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता 115वीं। देखिए ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक 115वीं है। आने वाले शिफ्टों में अगर आपसे स्कोर पूछे, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, अभी रेलवे ग्रुप डी में भर भर के पूछा है, तो याद रखना भारत का शांति स्कोर है 2.229। याद रखना, आने वाले शिफ्टों में देखने को मिलेंगे। अगर आपसे पूछे कि ग्लोबल पीस इंडेक्स कौन जारी करता है, तो जारी करता याद रखना इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। ठीक है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जो है ग्लोबल पीस इंडेक्स को जारी किया जाता है। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
एक क्वेश्चन था, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों की सीमा से संबंधित तथा नए राज्य बनाने का प्रावधान है? तो इसका करेक्ट आंसर अनुच्छेद 3 हो जाता साथियों। देखिए अनुच्छेद 3 जो है ये क्या बताता है कि मौजूदा राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन करके नए राज्य बनाने या उन्हें संशोधित करने का अधिकार संसद को देता है। यहीं अगर अनुच्छेद 2 की बात करें तो अनुच्छेद 2 में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना से संबंधित है जो पहले भारत का हिस्सा नहीं थे, जैसे कि विदेशी क्षेत्र। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन एक था, गौर मारिया नृत्य का संबंध भारत के किस राज्य से है? क्वेश्चन फिर से रिपीट होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। गौर मारिया नृत्य का संबंध भारत के किस राज्य से है? आज मैं आपको एक स्मार्ट स्टडी 2.0 में पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान कराने वाला हूं। अभी जो है ना करीब 1-1.5 घंटे में वो वहां पर अपलोड हो जाएगी, आप लोग देख लेना स्मार्ट स्टडी 2.0 में। ठीक है, सर्च करना यार यूट्यूब पे हमारा सेकंड वाला चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको पंचवर्षीय योजना अभी कंप्लीट करा दूंगा, आप लोग देख लेना। उसके बाद फिर नृत्य वाला भी आपको करा दूंगा, शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य वाला। देखो गौर मारिया नृत्य का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका छत्तीसगढ़ हो जाता, छत्तीसगढ़ राज्य से है भाई। ठीक है, छत्तीसगढ़ यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाता साथियों। आगे देखिएगा, एक क्वेश्चन था, इससे तो यार भर भर के क्वेश्चन पूछे गया है आपका बीएनएस से, वो भी क्वेश्चन आज भी पूछा है। 2 क्वेश्चन बताऊंगा क्या क्या था। देखो 2023 में साहित्य नाटक अकेडमी पुरस्कार अंग्रेजी भाषा में किसे दिया गया था? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता नीलम शरण गौर। ठीक है, याद रखना 2023 में जो साहित्य नाटक अकेडमी का पुरस्कार है ये अंग्रेजी भाषा में नीलम शरण गौर को दिया गया था। उनके किस उपन्यास के लिए दिया गया था? तो याद रखना रिक्विएम इन रागा जानकी के लिए। ठीक है, ये उपन्यास का नाम था, और लेकिन पूछा था किन्हें दिया गया था, तो नीलम शरण गौर। इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाता। आगे देखिए क्वेश्चन था, क्रांतिकारी खुदीराम बोस को कितनी उम्र में फांसी दी गई थी? तो भाई क्रांतिकारी खुदीराम बोस की अगर बात करें साथियों तो इनको मात्र 18 साल की उम्र में 11 अगस्त 1908 को फांसी दी गई थी। ये आप डेट याद रखना यार, ये भी पूछा जाता है कि कब फांसी दी गई थी। तो 11 अगस्त 1908 को इनको फांसी दी गई थी। ठीक है, और उस समय इनकी आयु थी 18 वर्ष। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। आने वाले शिफ्टों में ये क्वेश्चन फिर से रिपीट होंगे, ये बहुत ही रेयर क्वेश्चन होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन था, इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? टॉपिक जाकर देख लेना, नई नियुक्ति वाला वर्तमान में कौन किया है वाला 2.0 में। ठीक है, देखो इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष अभी बी नारायणन जी है। अगर आने वाले शिफ्टों में इनका क्रमांक पूछे तो याद रखना ये इसरो के 11वें अध्यक्ष है भाई। कितने नंबर के? तो इसरो के 11वें अध्यक्ष है बी नारायणन जी। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक था साथियों, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो भाई भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों से संबंधित केवल 2 ही अनुच्छेद है। एक है आपका साथियों अनुच्छेद 29 और एक अनुच्छेद 30। तो हो सके तो दोनों ऑप्शन में दिया होगा या इनमें से कोई एक आपको ऑप्शन में दिया था। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए ऑप्शन में क्या था। मैं आपको दोनों के बारे में डिटेल बता देता हूं, क्योंकि आने वाले शिफ्टों में फिर से इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। देखिए अनुच्छेद 29 जो है ये अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, जो भाषा, लिपि और संस्कृति की रक्षा करता है, इसका प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 30 की बात करें तो अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और प्रशासन करने का अधिकार देता है। मैंने यार ये सब करा दिया है। पहले दिन जब दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर हुआ था ना, उसी दिन पहले शिफ्ट में ही 5 क्वेश्चन पूछा था आर्टिकल से, तभी मैंने 2.0 में टॉप 75 क्वेश्चन करा दिया था। देख लो जाकर ये सारे क्वेश्चन है कि नहीं। ये तो आज पूछा है ना, और मैंने वो क्लास आपको जो है 18 तारीख को करा दिया है, जिस दिन पहला एग्जाम हुआ था आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। अब जाकर देखो और आकर बताना इस वीडियो के नीचे कि ये क्वेश्चन है कि नहीं। अब मैंने कराया है, अब पढ़ोगे नहीं तो उसमें क्या ही कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन है, इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच युद्ध का कारण क्या था? ये क्वेश्चन थोड़ा बच्चों को लगा था कि यहाँ टफ है। देखिए इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच युद्ध का कारण था क्षेत्रीय विस्तार और सत्ता पर वर्चस्व। ठीक है, तो अगर आपके ऑप्शन में क्षेत्रीय विस्तार और सत्ता पर वर्चस्व या इससे रिलेटेड जो भी आपको ऑप्शन दिया था वही आपको चुनना था। मैं इसके बारे में डिटेल में आपको बताना चाहूँगा। देखिए साथियों, इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच 2 युद्ध हुआ था। एक खतौली का युद्ध हुआ था। खतौली का युद्ध लगभग 1518 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की सेना बुरी तरह पराजित हुई और लोदी राजकुमार को राणा सांगा ने बंदी बना लिया। हालांकि बाद में फिरौती पर इनको रिहा कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि धौलपुर का युद्ध हुआ 1519 में।
हार का बदला लेने के लिए लोदी ने फिर सेना भेजी, जिसे राणा सांगा ने धौलपुर के पास फिर से हराया और बयाना तक खदेड़ दिया, जिससे मालवा के उत्तरी क्षेत्र भी राणा के नियंत्रण में आ गए थे। ठीक है, ये ओवरऑल आप याद रखना। अगर आपसे पूछे कि ये जो युद्ध था इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच, इसमें कौन विजय हुए थे, तो याद रखना राणा सांगा। मैंने आपको दिखाया ना डिटेल में, दोनों युद्ध जो है वो राणा सांगा नहीं जीते थे। साथियों, इस क्वेश्चन का लैंग्वेज क्लियर नहीं है। एक बच्चे ने बताया सर क्वेश्चन था कि 1950 में योजना आयोग के समय प्रमुख इस टाइप से पूछा था, संचालक कौन थे, तो इसका करेक्ट आंसर आपका प्रधानमंत्री हो जाता है ना, याद रखना। और अगर डायरेक्ट क्वेश्चन ये था कि 1950 में योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। याद रखना, आने वाले शिफ्टों में पूछा जाएगा योजना आयोग का गठन कब किया गया था, तो साथियों 1950 में ही योजना आयोग का गठन हुआ था। ठीक है, देखिए बीएनएस से क्वेश्चन आज भी पूछा है, डेली पूछ रहा है। बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता ने किसकी जगह ली है, कल पूछा था आईपीसी ने किसकी जगह ली है, और आज पूछा है बीएनएस। बस क्वेश्चन को उलट दिया है, ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। कल मैंने आपको बताया था कि बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता, जिसने आईपीसी यानी इंडियन पिनल कोड की जगह ली है, तो आईपीसी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाता, सिंपल सा। एक और धारा आपसे पूछा था, क्वेश्चन था साथियों कि भारतीय न्याय संहिता में ट्रांसजेंडर से संबंधित धारा कौन सी है। अब ये ऑप्शन के अनुसार बनाना था। देखिए मैं आपको बता देता हूँ ट्रांसजेंडर से संबंधित जितनी भी धाराएं हैं। एक तो आपका धारा 2 का खंड 10, जिसमें बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता में लिंग की परिभाषा देती है और ट्रांसजेंडर व्यक्ति को परिभाषित करती है, जबकि अधिनियम की धारा 18 जो है सभी प्रकार के शोषण के खिलाफ सुरक्षा देती है, और धारा 3 जो है अधिनियम की शिक्षा, रोजगार आदि में भेदभाव पर रोक लगाती है। तो आपके ऑप्शन में धारा 2 का 10 दिया होगा, धारा 2 दिया होगा, या धारा 18 दिया होगा, या धारा 3 आपको दिया होगा ऑप्शन में। ठीक है, तो इनमें से जो भी आपको ऑप्शंस दिया था वही आपका करेक्ट आंसर हो जाता साथियों। देखिए ब्रिक्स सदस्य देशों में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कौन सा देश उत्पादित करता है। ब्रिक्स जो देश है, जैसे कि ब्रिक्स ब्राज़ील हो गया, रसिया हो गया, इसके अलावा इंडिया हो गया, ये जो देश है साथियों ब्रिक्स में, कनाडा हो गया, इसमें से इस सदस्य देशों में, ब्रिक्स में कुल 5 देश हैं। ठीक है, साउथ अफ्रीका भी है इसमें। हाँ, सदस्य देशों में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कौन सा देश उत्पादित करता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ब्राज़ील हो जाता। ठीक है, ब्राज़ील जो है सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन वैसे भी करता है, और ब्राज़ील जो कि ब्रिक्स सदस्य देश भी है, तो वह सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन ब्राज़ील ही करता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका साथियों ब्राज़ील हो जाता। देखिए क्वेश्चन था एशियन यूथ गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था, जिसमें भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। तो आयोजन स्थल अगर पूछा था आपसे, तो इसका बहरीन हो जाता, मनामा, बहरीन के मनामा में यह आयोजित हुआ था, मनामा बहरीन में। बात करें इसके बारे में तो देखिए पदों की कुल संख्या यानी कुल कितने पदक जीते थे, तो कुल 58 है ना, अपना 48 पदक भारत ने जीते थे, जिसमें से 13 स्वर्ण पदक थे, 18 रजत पदक थे और 17 कांस्य पदक थे। इसका महत्व क्या पड़ा, तो महत्व ये था कि भारत का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन युवा ओलंपिक 2026 के लिए ये क्वालिफाई भी हो गए थे। ठीक है, एक कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन था, फुल फॉर्म पूछा था, ARPANET का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ARPANET का फुल फॉर्म आपसे पूछा था, जो कि होता है एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। ठीक है, तो आई होप आप सभी ने करेक्ट किया होगा, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। ठीक है, आगे देखिए साथियों, क्वेश्चन था दूसरी पंचवर्षीय योजना क्यों जरूरी थी। मैं आपको पंचवर्षीय योजना अभी करा दूंगा एक डेढ़ घंटे में 2.0 में। ठीक है, देखो दूसरी पंचवर्षीय योजना क्यों जरूरी थी, ये तो ऑप्शन के अनुसार आपको बनाना था, हालांकि मैं बता देता हूँ। देखिए दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक चली थी, इसीलिए जरूरी थी क्योंकि इसका लक्ष्य तीव्र औद्योगिकीकरण, रोजगार के अवसरों में वृद्धि और आर्थिक असमानताओं को कम करना था, जिसके लिए भारी उद्योगों जैसे कि बिजली, सिंचाई, परिवहन पर अधिक जोर दिया गया और महालनोबिस मॉडल पर यह आधारित था ना, तो महालनोबिस मॉडल का उपयोग करके सार्वजनिक क्षेत्र के विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया, ताकि देश की अर्थव्यवस्था को कृषि प्रधान से औद्योगिक आधार की ओर बढ़ाया जा सके और राष्ट्रीय आय में महत्वपूर्ण वृद्धि हो। तो साथियों इस अनुसार जो भी आपको ऑप्शंस दिए थे वो आपका करेक्ट आंसर हो जाता दूसरी पंचवर्षीय योजना से। मैं ये टॉपिक अभी आपको करा दूंगा 2.0 में। ठीक है, चलिए तो कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों, आज से एक्सपेक्टेड क्लासेस भी मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ। ठीक है, ग्रुप डी के साथ साथ रेलवे के साथ साथ अब आपके लिए जो है एक्सपेक्टेड क्लासेस भी लेकर आऊँगा दिल्ली पुलिस वालों के लिए भी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना
और वीडियो को लाइक करना यार, इस क्लास का नोटिफिकेशन नहीं आया होगा तो आप लोग दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।